अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। बारिशें हो रही हैं? लाहौर में तो हुई है यार, अच्छी खासी बारिश हुई। आपकी तरफ नहीं हुई है बारिशें? जी बिल्कुल इस्लामाबाद में हुई रात। जोरदार हुई है या नॉर्मल? अच्छी हो रही है, अच्छी बारिश है। हाँ, हमारे आमिर साहब जो हैं, जो एडमिन में होते हैं, वो इस्लामाबाद गए हैं। वो तो कह रहे हैं जोरदार बारिश हुई है इस्लामाबाद में। जी उनका हाँ तो सुबह। तो आज हमने सेल टैक्स, रिटर्न्स, सेल टैक्स याद है सारा? आउटपुट इनपुट मैकेनिज्म, थर्ड शेड्यूल, फर्दर टैक्स, इनपुट टैक्स को कौन अवेल कर सकता है, कौन अवेल नहीं करेगा, कहाँ कहाँ इनपुट टैक्स की हमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए, कहाँ हमें इनपुट टैक्स बिल्कुल अलाउ नहीं होगा और कहीं हमें इनपुट टैक्स तक के क्या है रिस्ट्रिक्शन थी कि हम 90% ऑफ द आउटपुट तक क्लेम कर सकते हैं। ये सारी बातें याद आ रही हैं? जी हाँ। तो हम सिर्फ सेल टैक्स आज शुरुआत करते हैं सेल टैक्स की। सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने जाना होता है आईआरएस के पोर्टल पे। आईआरएस के पोर्टल पे लॉग इन करते हैं। तो ये हम आईआरएस के पोर्टल पे लॉग इन कर जाते हैं। अच्छा, तो रिटर्न फाइल करने के लिए डेक्लेरेशन में जाते हैं। डेक्लेरेशन में रिटर्न वाले टैब में जाते हैं और यहाँ पे जाके ये टैब लिखी हुई आ रही होती है। नजर आ रही है आपको? ये 26 सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी रिटर्न फाइल्ड वॉलेंटरली। कब की? वॉलेंटरली। यहाँ पे टैक्स पीरियड सेलेक्ट करते हैं और उसमें से हमें बता देता है कि आपके टैक्स किस तक की फाइल करने हैं। तो अभी जो हमारा जो अभी जिसके रिटर्न्स मैंने अभी खोले हैं उनके अप्रैल की रिटर्न जो है ना फाइल करने वाली है। तो आपने जो कंसर्न पीरियड की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे आपने वो वाला टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना है। और सेल टैक्स में टैक्स पीरियड कितना होता है? पीरियड ऑफ 1 कैलेंडर ईयर। ये देखें। तो ये आपको इस तरह रिटर्न के टैब पे ले जाता है। कहाँ ले जाता है? रिटर्न्स पे। अब आपको ये रिटर्न्स नजर आ रही हैं? यहाँ पे आपको डाटा की टैब नजर आ रही है जो कि हमारा क्या है? पूरा आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट को क्या कहते हैं यहाँ पे सेल टैक्स में? सेल टैक्स क्रेडिट। और आउटपुट को क्या कहते हैं? सेल टैक्स डेबिट। क्या कहते हैं? सेल टैक्स डेबिट। और रिटर्न्स के हवाले से और खास बात क्या थी? ये स्लाइड याद आ रही है? ये देखिए, आज तो मैंने पढ़ाना कुछ नहीं, सिर्फ सिखाना है और आपसे पूछना है जो चीजें पढ़ी हुई हैं। ऐसे ही है ना? 10th तक क्या फाइल करना होता है? एनेक्सर से। एनेक्जर सी। एनेक्जर सी में क्या आती हैं? हमारी आउटपुट टैक्स जो हमने सप्लाईज करी होती हैं। और सप्लाईज करते वक्त हमने क्या चार्ज करना होता है? चार्जिंग सेक्शन में क्या पढ़ा था पहले वाले सेक्शन में कि रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या करना होता है? सेल टैक्स चार्ज करना होता है। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 18%। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किए हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा उस पर फर्दर टैक्स? 4%। और फिर हमने एक एसआरओ पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि एंड यूजर को सेल्स करने वक्त तो उस वक्त फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। याद आ रही है चीजें? जी। यस। 648। थर्ड स्केड्यूल आइटम प्रोवाइड करते वक्त, सेल की सप्लाई करते वक्त फर्दर टैक्स नहीं चार्ज होगा। फर्टिलाइजर की सप्लाईज करते वक्त फर्दर टैक्स नहीं चार्ज हो रहा। चीजें लिंक हो रही हैं? तो हमने क्या करना है?
सबसे पहले क्या देखना है कि ये डेट सेल टैक्स डेबिट। अब ये देखें, ये क्या है, आउटपुट टैक्स वाला पोर्शन ऑफ द सेल टैक्स रिटर्न्स का। ये कौन सी फील्ड्स हैं किससे पर्टेन करती हैं? आउटपुट आउटपुट टैक्स सेल्स से। हाँ, ये चीज किससे डील करती है? आउटपुट टैक्स से। और ये चीजें से किस फील्ड से रिलेट करती हैं? आउटपुट टैक्स से। और आउटपुट टैक्स याद आ रहा है सारा? सप्लाईज कितनी तरह की होती हैं? सप्लाईज कितनी तरह की होती हैं? नॉर्मल नॉर्मल रेट की और एग्जाम्प्ट है और एग्जाम्प्ट सेल्स होती हैं। ऐसे कहना होता है टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं, जीरो रेटेड होती हैं। जी अब तो हम कोर्स खत्म करने वाले, अब तो टेक्निकल टर्मों से आपकी तो वाकफियत हो जानी चाहिए। अब तो आपकी जुबान पे ये लफ्ज रोल ओवर करने चाहिए, ऐसा है ना? ये देखें, अब आपने देखा कि यहाँ पे ये क्या है, इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट। सेल टैक्स डेबिट क्या है, आउटपुट से पर्टेन करता है, और सेल टैक्स क्रेडिट क्या है, इनपुट टैक्स से पर्टेन करता है। और फिर जब इन दोनों का आ जाता है तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, पेएबल। पेएबल में सबसे पहले ये देखें, वेदर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेक्शन 8B, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनपुट टैक्स, जो कि हमने पढ़ा था कि 90% ऑफ द इनपुट तक होता है, आउटपुट तक होता है। कि आप इनपुट तक कितना क्लेम कर सकते हैं? 90% ऑफ द आउटपुट। 10% ऑफ द आउटपुट आपने क्या करना है, एफबीआर को पे करना है। अब ये देखें, यहाँ पे ये इसकी बाद में आगे भी बात होगी। तो ये उन दोनों का आउटपुट और इनपुट मैक्स, आउटपुट माइनस इनपुट का नेट नेट क्या होता है, पेएबल होता है या कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये जो पे वाला टैब है ना, इसमें आपको शो हो रहा होता। और ये जो सारी टैब जिनके ऊपर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये किसका है, ये डाटा फील्ड, डाटा टैब की फील्ड्स हैं। किसकी हैं? डाटा की। सेल टैक्स क्रेडिट, सेल टैक्स डेबिट, पेएबल, ये किसकी फील्ड्स हैं? बोले मेरे साथ, डाटा की। किसकी? डेटा की सर। डेटा डाटा की। अच्छा, इन डाटाज में फील्ड्स कहाँ से आएगा? एनेक्जर से। ये देखें, आपको क्या कहता है कि जब हमने सप्लाईज करनी है तो कहाँ से डाटा आएगा? एनेक्जर से। कहाँ से डाटा आएगा? नेक्स्ट से। और एनेक्जर्स कहाँ दिए हुए हैं? ये यहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है। एनेक्जर सी सेल टैक्स का, एनेक्जर ए परचेजेस का, एनेक्जर आई डेबिट क्रेडिट नोट्स का, एनेक्जर बी इंपोर्ट्स का, एनेक्जर डी जो है वो किसका, एक्सपोर्ट्स का, और एनेक्जर एक्स स्टॉक स्टेटमेंट का। ये एनेक्जर्स से डाटा कहाँ जाएगा? डाटा टैब के इनपुट और सेल टैक्स डेबिट और क्रेडिट टैब्स में। सही है? लिंक हो रही है बात? जी सर। कि ये जो डाटा वाला टैब है, इसमें आगे हमारे पास क्या आ रहा है, सेल टैक्स क्रेडिट और सेल टैक्स डेबिट। सेल टैक्स डेबिट हमारा आउटपुट है और सेल टैक्स क्रेडिट हमारा इनपुट है। और इन दोनों का आउटपुट माइनस इनपुट क्या है, पेएबल। सही है? और यहाँ पे जो फील्ड्स हैं, इनमें डाटा कहाँ से फैच होगा? एनेक्जर्स से। और एनेक्जर्स में डाटा कहाँ से आएगा, वो हम देखते हैं कि एनेक्जर्स में से डाटा कहाँ से आएगा। एनेक्जर्स में डाटा कहाँ से आएगा, ये गौर से सुनिएगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ बंद, सेल्स लेजर। और मैं वापस जा रहा हूँ डैशबोर्ड पे। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा एक सेल टैक्स वाला टैब, जिसपे मेरा कर्सर है अभी। नजर आ रहा है? जी सर। और एक हमारे पास है इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम। सही है? अच्छा, अब एनेक्जर्स में डाटा कहाँ से आता है? इनवाइस मैनेजमेंट से। कहाँ से? इनवाइस मैनेजमेंट से, जिस पे अभी मेरा टैब क्लिक किया हुआ है। और उसमें आगे आपको शो क्या हो रहा है, सेल्स लेजर। सेल्स लेजर कहाँ मिलेगा आपको?
इनवॉइस मैनेजमेंट टैब में से। कहाँ से बोल रहे हैं? जी, इनवाइस मैनेजमेंट टैब्स। इनवॉइस मैनेजमेंट टैब में आपको सेल्स लेजर मिलेगा, और सेल्स लेजर में जो डाटा फीड करेंगे वो कहाँ आगे जाके रिफ्लेक्ट होगा? एनेक्जर्स में। कहाँ पे? नेक्सस में। एनेक्जर्स में। अब हमने 10 तारीख तक कौन सा एनेक्जर फिल करना होता है? सी। एनेक्जर सी। एनेक्जर सी में हमारा क्या आता है? जो हमने सप्लाईज करी होती हैं, यानी हमारे आउटपुट से वो पर्टेन करता होता है। किससे पर्टेन करता है? आउटपुट से। और एनेक्जर सी में डाटा फिल करने के लिए हमें सेल्स लेजर में डाटा क्या करना होता है? फिल करना होता है। किसमें डाटा फिल करना होता है? सेल्स लेजर में। अब ये देखें सेल्स लेजर में डाटा कैसे फिल करते हैं, ये आपके सामने टैब आ रही होगी। एक मिनट। अच्छा, अब हमारे पास क्या खुल गया इनवॉइस मैनेजमेंट में से? सेल्स लेजर। अब सेल लेजर में एंट्री कैसे करते हैं, ये देखें। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे लिखा होगा ऐड इनवॉइस फॉर। क्या लिखा हुआ है? ऐड इनवॉइस फॉर। आप इस पे क्लिक करेंगे और एफबीआर पे चले जाएंगे। और यहाँ पे जो भी अपने हमने ना जिस जिस पार्टी को हमने सेल की होगी, जिस जिस पार्टी को हमने सेल की होगी उसकी आगे फर्दर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। ये क्या है? सेल लेजर में मैन्युअली चीजें पुट इन करने का एक तरीका। चीजें पुट इन करने का मैनुअल तरीका क्या है? यहाँ पे आपने सेल्स में क्लिक करना है कि जो हमने सेल्स करी है उनको सप्लाईज हर साल में कितनी है। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपने वन बाय वन ये सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी है। तो जिस पर्सन को हमने सेल की है, जिस जो हमने सेल की है वो क्या होगा? बायर। उस बायर का हमने क्या देना है? CNIC नंबर। ये देना मैंडेटरी नहीं है। देखें यहाँ यहाँ स्टेरिक्स लगे हुए हैं, उनमें फील्ड देना मैंडेटरी है। वो इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। और जहां जहां स्टेरिक्स नहीं है वो इंफॉर्मेशन देना लाजमी नहीं है। एक मिनट, ये एक्सेल की एक फाइल खुल जाए, मैं इसमें से आपको चीज़ें दिखा दूँ।
अच्छा, अब हमने यहाँ पे एंटर करते हैं इंफॉर्मेशन, सपोज करें अब जैसे ही मैं इस टैब को आगे क्लिक करूंगा ना तो ये चीजें आगे खुद ब खुद ही उठा लेगा। जैसे मैं ये CNIC नंबर एंटर करा तो उसने बायर का नेम खुद अटेंड कर लिया और इसने बता दिया कि ये बायर जो है ना सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, ये बायर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। अच्छा, अब हमने बताना है कि हमारी इनवाइस टाइप कौन सी है, यहाँ पे हमारी सेल की इनवाइस है और फिर हमने जो इनवाइस को नंबर दिया होगा वो इनवाइस नंबर हमने लिख देना है। सपोज करें मैंने 5 लिखा। अब इनवाइस डेट, अब जिस टाइम पीरियड की हम रिटर्न फाइल कर रही हो तो इनवाइस डेट उसी पीरियड की होगी। हम किसकी फाइल कर रहे हैं, अप्रैल की, तो इनवाइस डेट भी उसी पीरियड की ही होगी। अच्छा, फिर हमने सर्विसेज कहाँ से प्रोवाइड की, पंजाब से प्रोवाइड की। और कहाँ पे प्रोवाइड की, पंजाब में ही प्रोवाइड की। फिर हमारी सेल टाइप क्या थी, अब यहाँ पे देखें सेल की टाइप, सेल टाइप में देखें पूरा आपके सामने ना आउटपुट टैक्स का जो हमने पढ़ा था कि कितना रेट लगेगा, कहाँ रिड्यूस रेट होगा, कौन सी सप्लाई जीरो रेटेड है, याद आ रही हैं चीजें। ये सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे इस वाले टैब में सेल टाइप में यहाँ पे आके डिपिक्ट हो रही होंगी। अगर आपने गुड्स वो सप्लाई किए हैं जो कि रिड्यूस रेट वाले हैं तो आपने रिड्यूस रेट वाले करना, अदरवाइज क्या करना है गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट वाले। और इसी तरह गुड्स एट जीरो रेटेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो जौन से गुड्स आपने सप्लाई कर रहे हैं जिसकी आपने सप्लाई करी है वो इसमें फॉल करते तो आपने वो वाला करना है। और अच्छा, और जो गुड्स आपने सप्लाई कर रहे हैं और उसकी वही प्रोफाइल आपके टैक्स प्रोफाइल में वही आपकी एक्टिविटी शो हो रही हो, बिजनेस एक्टिविटी। सही है। थर्ड शेड्यूल आइटम प्रोवाइड करी है तो आपने थर्ड स्केड्यूल आइटम लिख देना है। और अगर गुड्स एफईडी मोड एफईडी प्रोवाइड की इन सेल टैक्स मोड तो वो लिख देना है, एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट लिख देना। फिर ये डीटीआरई गुड्स हैं तो अगर वो फाइल किए हैं तो वो करना है। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं तो वो, फिर ये सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज शिपिंग, ये सारी आप देखें नॉन एडजस्टेबल सप्लाईज। ठीक है, याद है आपको मैंने बताया था कि एक सप्लाई उसमें थर्ड शेड्यूल आइटम्स में रेट कितना चार्ज होगा सेल टैक्स का, कहीं रिड्यूस रेट है, कहीं स्टैंडर्ड रेट है और कहीं हायर रेट है। वो हायर रेट कौन सा था, वो किस SRO में बयान किया हुआ है, SRO 297 2003 का जो SRO था जिसमें लिखा हुआ था कि सर्टेन आइटम्स के ऊपर हायर रेट ऑफ सेल टैक्स चार्ज होगा। वो कौन सी आइटम थी, जैसे कि हमारे पास चॉकलेट थी, उसमें ये कहाँ लिखा हुआ था, SRO 297 ऑफ 2023 का। अब आप ये देखें इसको सारे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने सारी चीजें ना, आपको जितना पड़ा हुआ है वो चीजें रिकॉल हो रही होगी बैक एंड पे, बैक ऑफ द माइंड पे। तो आपने गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट फॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपने वो जो गुड्स सेल किए हैं वो किस HS कोड में पड़ रहे हैं, फॉल कर रहे थे, आपके गुड्स किस HS कोड में फॉल कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करें। सॉरी, ये देखें आपने जो गुड्स सप्लाई करे हैं वो कौन से हैं, ये देखिए इतनी लेंथ, इतनी नंबर, ये HS कोड्स और उनके आगे गुड्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो आपके जो गुड्स होंगे रेलिवेंट वाले वो आपने क्या कर लेने हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। जी सलाम वालेकुम शाह जी। ये अपना माइक प्लीज बंद कर दें। जी शाह जी। अच्छा, जो आपने गुड्स सप्लाई कर रहे हैं ना वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि उनके ऊपर रेट कौन सा लगेगा वो अकॉर्डिंगली वहां से डिटर्मिन हो जाएगा कि वो रिड्यूस रेट वाले थे। रेट आपको कहाँ से पता चलेगा, ये रेट लिंक किसके साथ लिंक है, इसके साथ। हमने स्टैंडर्ड रखा तो वो स्टैंडर्ड वाले गुड्स के साथ से उसका गिट्स आ जाएगा। फिर उसके यूनिट ऑफ मेजर कि वो किलो में थे, स्क्वायर फीट में थे, कितने में थे, हम सपोज करते हैं वो केजी में थे। यहाँ से हम कोई ना कोई सिलेक्ट कर ही लेते हैं मेरे ख्याल।
अच्छा, उसकी कितनी क्वांटिटी थी? 100। उस पर वैल्यू ऑफ सेल टैक्स कितनी रखी थी? सपोज करें हम उसको 10,000 कर देते हैं, और उस पर ये देखिए सेल टैक्स ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेता है 18%। अच्छा, फिक्स टैक्स था कि रिटेल प्राइस थी, वो इसमें नहीं है, इस पर स्टैरिक नहीं है। सेल टैक्स विद हेल्ड किया है, वो फील्ड एलिजिबल नहीं है। एक्स्ट्रा टैक्स इस पर एप्लीकेबल नहीं है। फर्दर टैक्स, अगर तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की होती तो फिर इस पे क्या चार्ज होता? फर्दर टैक्स चार्ज होता। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने ये दिया था ना बायर का पर्टिकुलर्स। ये देखिए मैं आपको इसमें से उठा लेता हूँ। अब मैं इसके पर्टिकुलर चेंज करता हूँ यहाँ से। ये देखिए, अब यहाँ पे इसने फर्दर टैक्स, आपने इस पे फर्दर टैक्स चार्ज करना है। ये देखिए, इसने फर्दर टैक्स कैलकुलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बायर क्या था? अनरजिस्टर्ड। चीजें लिंक हो रही हैं। जी सर। अनरजिस्टर्ड होने की वजह से क्या हो गया? ये फर्दर टैक्स चार्ज हो गया। और पहले हमने जो बायर लिखा था यहाँ पे वो क्या था? रजिस्टर्ड था, तो इसकी वजह से फर्दर टैक्स एप्लीकेबल नहीं था। सर सेल्स टैक्स विद हेल्ड एट सोर्स वाली क्यों नहीं वो ओपन हो रही? कौन सी? अभी सेल्स टैक्स विद हेल्ड एट सोर्स जो है, वो भी तो कई बार ये होता है है कि ना, जब हमने परचेजेस करेंगे ना, वो उसका भी मैं आगे चल के बताता हूँ, उसके साथ भी लिंक विद होल्डिंग का भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, ये नहीं फर्दर मेरा टैक्स। सर मेरा फर्दर टैक्स क्वेश्चन ये है कि जब हम सेल्स करते हैं किसी पर्सन को, तो अगर जैसे गवर्नमेंट वगैरह वो सेल्स टैक्स विद हेल्ड कर लिया उन्होंने एट सोर्स, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही उसकी ओपन नहीं हुई। देखिए, हमने जब विद होल्डिंग वाली ऑप्शन अवेल की थी ना, उसमें कहा था कुछ एंटिटीज होती है जिन्होंने सिर्फ अपने, जहाँ तो वो सेल टैक्स में डील ही नहीं कर रहे होते, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते होते, लेकिन उन्होंने सेल टैक्स की डेफिनेशन में विद होल्डिंग एजेंट होते हैं। विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराना होता है और सिर्फ अपनी विद होल्डिंग की स्टेटमेंट ही फाइल करनी होती है। अभी मैं विद होल्डिंग पे आऊंगा कि विद होल्डिंग पे जी ऊपर ठीक। आपको विद होल्डिंग की चीजें कैसे एंटर करनी है। वो ऐसी यहाँ से डायरेक्टली एंटर नहीं होती। जी ठीक। वो जो सीरियल नंबर 16 और 26 है ना, 16 और 22 नंबर है, उस पर मैं बात करूंगा कि वहां पे विद होल्डिंग वाली इंफॉर्मेशन कैसे ऐड होती है। विद होल्डिंग का कंसेप्ट कहाँ पे अप्लाई होता है? जब हमने पेमेंट करनी हो। पेमेंट कब करते हैं? जो चीज हमने परचेज करी हो। अभी हम क्या चीज डिक्लेयर कर रहे हैं? नहीं हमने सेल्स की तो जिस पर्सन को हमने सेल्स की उसने हमारे जो था जीएसटी का 1/5 पे डेल्ट कर लिया या वो वन हाँ, टेंथ पे। जिससे मैंने परचेज की, मैंने उसकी विद होल्डिंग करनी है, तो वो विद होल्डिंग मैं कब करूंगा? जब मैं परचेजेस वाली इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा हूँ। अभी मैं कौन सी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा हूँ? सेल्स वाले। सेल्स वाली। उसके ऊपर भी मैं आऊंगा कि सेल टैक्स वाली, सेल टैक्स विद हेल्ड वाली इंफॉर्मेशन कैसे एंटर करते हैं। चीजें वन बाय वन चलने से थोड़ी सी ज्यादा चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। मैं सारी चीजें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब फर्दर टैक्स का हमें आइडिया हो गया। जी सर। अब आपने क्या करना है? इसको यहाँ पे सेव आइटम। अब ये कह रहा है कि आपने सेल टाइप नहीं डिफाइन की, तो आपने सेल टाइप जो फील्ड नहीं किया उसको दोबारा इसको सिलेक्ट करना है। ये सिस्टम बाज़ औक़ात इस तरह आपको थोड़ा सा तंग करेगा, तो आपने अपना पेशेंस बरकरार रखना है। कितने यूनिट बेचे हमने? 1,000 यूनिट बेचे। उनकी कितनी प्राइस थी? 10,000। अब इसने ऑटोमेटिकली इसका कर दिया। रिटेल टैक्स सबसे एप्लीकेबल नहीं होना। अब ये देखें, इन्फो इनवाइस सक्सेसफुली सेव्ड। अब ये देखें, ये इनवाइस क्या हो गई? सेव हो गई।
वेरिएशन क्यों नहीं आ रहा? अभी इसमें वो सेव नहीं हुई थी। आपने इस पे दोबारा जाना है अभी यार। ये एक्सेस कोड इस तरह प्रोसेसिंग कर रहा होगा। आपने थोड़ा सा ना इसके साथ हम समझा करना। ये अभी हम क्या एंटर कर रहे हैं? आउटपुट साइड से एनेक्जर सी में डाटा फीड करना सीख रहे हैं। और एनेक्जर सी में डाटा कहाँ से आएगा? इनवाइस के सेल्स लेजर्स में। इनवाइस के सेल्स लेजर में से। और उसमें से भी हम एक मेथड कौन सा देख रहे हैं कि जब हमने वन बाय वन चीजें पुट इन करनी हो, वो कैसे पुट इन करेंगे। एफबीआर की इनवाइसेस की अगर डिटेल वन बाय वन पुट करके नहीं तो इस मैकेनिज्म के तहत आएंगे। और अगर हमारे पास बहुत सारी ज्यादा इनवाइसेस होंगी तो उसके लिए भी हमें नेक्स्ट तरीकाकार देखने वाले हैं। सर ये जो पट्टी चल रही है ना, इसकी ब्लू पट्टी पे क्लिक करें, ये सर्च आ जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर। इधर हाँ यहाँ क्लिक करें, इससे ऊपर जो नीली पट्टी है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, आ जाएगा खुद ही डाटा। इससे ऊपर, हाँ ये। सेव तो करे फिर। अब ये सक्सेसफुल इसने सेव कर लिया। लेकिन ये पहले शो कर रहा था, अब ये शो क्यों नहीं कर रहा? सर इनवॉइस डेट आप पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना, फ्रॉम 1 जून आ रहा है, यहाँ पे 1 अप्रैल करेंगे तो वो इनवॉइस नजर आएगी। सॉरी। सर सर्च पे क्लिक करें, ऊपर सर्च पे क्लिक करें। सर ये नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, यहाँ जहाँ सेल परचेज लिखा है, इसके नीचे सर्च का बटन है, इस पे क्लिक करना है। ये देखें, ये दोनों इनवाइसेस हमारे पास वन बाय वन पुट इन हो गई। ये हमने कैसे फिल इन की? यहाँ से ऐड इनवाइस करके एफबीआर में। ये वन बाय वन मैनुअल तरीका है एनएक्सएस सी में सेल लेजर में डाटा फिल इन करने के लिए। इसके साथ आपको एक टैब नजर आ रही होगी यहाँ पे ना, ये वाली।
जो बहुत ज्यादा इनवाइसेस हो तो आप एक्सेल फाइल में उन इनवाइसेस को एंटर करके फिर यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सेल फाइल में डाटा पुट इन करके यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। वो फाइल कैसे आएगी, ये देखें। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से ले जाएगा इस हेल्प की तरफ। और ये देखें, ये आपको सेल्ड इनवाइसेस टेम्पलेट, यहाँ पे आपको एनेक्जर सी वाला मिल रहा होगा। फिर गया। सर यही वाला है, सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट वाला है ये। नहीं नहीं, एक और था इसमें ना। अच्छा, ये आपको ना इस तरह मिलेगा। फिर गया। जा भाई। क्या ना, जब आप इसको फाइल डाउनलोड करते हैं तो इसमें ना वो लिखे होते हैं, मैक्रोज लिखे होते हैं, जिसकी वजह से ना सिक्योरिटी कोड आता है। सिक्योरिटी कोड पे ना बाद में चीजें एंटर फिल इन करने नहीं देता। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसमें। जब ये मैंने लास्ट टाइम करा था, अच्छा जब आप इसको अपने पास डाउनलोड कर, आपको स्क्रीन नजर आ रही है अभी आपकी, ये वाली एक्सेल टेम्पलेट की। अच्छा, इसमें ना आपने डाटा फिल इन करना है। एक तो ना ये एक्सेल जो है ना, ये बहुत तंग कर रहे हैं। वो सुनहरी लेना। जब आप इसको देखेंगे ना, वो लिखा हुआ होता है। सर इनेबल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, इनेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अच्छा, जब आप ना इसको फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे ना, तो ये चीजें फिल इन नहीं हुई होती। ये जो वैलेट का बटन है ना, ये ग्रीन नहीं हुआ होता। ये बटन ग्रीन नहीं हुआ होता, ये ना ऑरेंज कलर का हुआ होता है। तो बाज़ का उसमें डाटा फिल इन करते हैं, तो सारी चीजें फिट इन करते हैं, तो वैलिडेट का बटन प्रेस करते हैं तो वो उसको प्रोसेस नहीं करता। तो आपने क्या करना है, उसको ना फाइल को जब जाना है तो फाइल पे जाके राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है। तो वहां पे उसको सिक्योरिटी चेक जो होता है ना, उसमें से हटा देना है। फिर जाके ये आपको फाइल एनेबल हो जाती है इस तरह। ये मसला आता है जब आप फर्स्ट टाइम इसको ना डील कर रहे होते हैं। तो आपने इसमें जो इंफॉर्मेशन ये देखें, ये थोड़ा इस तरह बहुत तंग कर रहा है ये। अब आप इसकी फील्ड्स देखें, जो हमने फिजिकल इन्वाइस में जो सारी फील्ड्स देखी थी, ये वही फील्ड है सारी। सबसे ऊपर ये देखें, जो सेलर है ये हमारा खुद का नंबर, जो हम
जिस जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल टैक्स वाला रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो यहाँ पे एंटर करना है। कहाँ पे? जहाँ ये मेरा कर्सर है, यहाँ पे। ये किसका? सेलर। सेलर हम है ना, हम मैनेजर सी फिल कर रहे हैं, तो सेलर कौन से हैं हमारे। और अगर इंडिविजुअल होगा तो उसका 13 डिजिट का CNIC नंबर, वो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। और अगर पार्टनरशिप है या कंपनी है तो उसका 13 डिजिट का, 7 डिजिट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, NTN नंबर, वो यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है? कौन सा लिखना है? 7 डिजिट का NTN नंबर, कंपनी की सूरत में और पार्टनरशिप की सूरत में। और फिर इसमें ये देखें, वन बाय वन वही डिटेल जो हम पीछे फिल इन करते आ रहे हैं। ये वाली वो डिटेल है जो कि बायर के पर्टिकुलर से, किसके पर्टिकुलर से? बायर के पर्टिकुलर से। जो देखें हमने, किसके पर्टिकुलर से? बायर के पर्टिकुलर एंटर करने हैं। फिर उस बायर का क्या नाम था? वो आपने एंटर कर देना है। ये चीजें आपने इस तरह वन बाय वन एंटर करते चले जाना है। फिर क्या वो रजिस्टर्ड था या नहीं था, या आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ चीजें देखें। आपको कौन सी चीजें नजर आ रही हैं यहाँ पे? 3 चीजें नजर आ रही हैं कि वो जो बायर है जिसको हमने चीजें सेल करी हैं वो कौन है। वो बायर है वो कौन है? अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड? अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है या एंड कंज्यूमर है? रिटेल कंज्यूमर है। अच्छा, अगर तो हम रिटेल कंज्यूमर की कैटेगरी तब सिलेक्ट करेंगे जब हम खुद रिटेलर की प्रोफाइल में फॉल कर रहे होंगे। कब? जब हम खुद रिटेलर की कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे, या होलसेलर कम रिटेलर की कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे, तब हम क्या यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे? रिटेल कंज्यूमर। ठीक है? और अगर ये हमारा जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करने के नतीजे में इम्प्लीकेशन क्या आएगी? फर्दर टैक्स वाली, कि उस पर 4% फर्दर टैक्स चार्ज होगा। तो हमने ये देखा था कि हमारा बायर जो था रजिस्टर्ड था। और फिर हमने देखा था कि ये सर्विसेज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं? पंजाब से ओरिजिनेट, ये गुड्स कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, सेल कहाँ से और कहाँ पे कंज्यूम हो रही हैं? पंजाब में। तो हमने इस तरह पंजाब में सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारी सेल टाइप कौन सी थी जो हमने पहले देखी? अब ये देखें, इस पे कर्सर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेल टाइप क्या थी? सेल इनवाइस थी। इनवाइस का नंबर जो हमने रखा हुआ था वही 1 2 3 4 5। फिर हमने अपना पीरियड सेलेक्ट किया था, टाइम पीरियड, कि वो हमारी इनवाइस किस डेट की थी। तो ये आप यहाँ से इसकी इनवाइस डेट हमने पहले 12 रखी थी, आई थिंक 10 रखी थी, तो वो हम इसकी 10 इस तरह कर लेंगे। फिर हमने जो देखा था कि हमारे HS कोड्स क्या होंगे, ये देखिए यहाँ पे HS कोड वाला पोर्शन कौन सा था हमारा? ये चिल्ड वाला। फिर सेल टाइप में क्या था? फर्दर, ये देखें वही टाइप जो हमारे जो अभी पोर्टल हमने देखा उसी का ये रेप्लिका है एक्सेल शीट में हमारे पास। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट रखा। फिर वहां पे हमने कितना रेट रखा था? 1000, सॉरी, यहाँ पे रेट कितना था? 18%। फिर हमने कितनी क्वांटिटी रखी थी? 10,000। और इसकी यूनिट ऑफ मेजर क्या था? केजीज थे। फिर वैल्यू हमने सेल टैक्स की कितनी रखी थी? 10,000। इसको हमने 1000 कर लेते हैं और इसको 10,000 कर लेते हैं, तो इसने हमारा सेल टैक्स ऑटोमेटिकली इस तरह साथ इसने कैलकुलेट कर दिया। वैल्यू एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ सेल टैक्स। तो कितने परसेंट बनता है 18,000 का? ₹1,800।
फिक्स कुछ नहीं था, फर्दर टैक्सेस पे नहीं चार्ज होना था। अच्छा, अगर ये देखें हमारी सप्लाईज कौन सी थी, हमारी सप्लाईज की थी स्टैंडर्ड रेट, तो हमने यहाँ पे एसआरओ वाला कोई बेनिफिट नहीं लेना। और अगर हमारी सप्लाईज एग्जाम्प्ट होंगी तब हमने ये बताना है कि हमारी सप्लाईज किस स्केड्यूल के तहत, 6 स्केड्यूल के टेबल 1 में फॉल कर रही थी या 2 में फॉल कर रही थी, तब हमने इस पर क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं करना। अदरवाइज स्टैंडर्ड्स होंगी तो फिर इस पे फॉल नहीं करेंगे। ये चीजें याद आ रही है ना? 6 स्केड्यूल के कितने टेबल थे? 4 टेबल थे। यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं? 3 टेबल। और एट स्केड्यूल किससे डील करता था? रिड्यूस रेट से। और 5th स्केड्यूल किससे डील करता था? जीरो रेटेड से। और अगर हमारी सप्लाईज इस टाइप ऑफ सप्लाईज में फॉल कर रही है तो फिर हमने यहाँ पे लिखना है। ये देखिए ऊपर। ये किसमें चला गया? सही है। तो ये हमारे इस तरह रेफरेंसेस जो है ना, इस तरह 1 बाय 1 फिल इन होते चले जाएंगे। और जब ये सारे रेफरेंसेस हमने इस तरह फिल कर लिए हैं ना, तब हमारे पास इस तरह का, यहाँ पे ना एक बटन आ रहा होगा फाइल में। तब ये सारी चीजें क्या होंगी, इसको वैलिडेट करेंगे। इस पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये वैलिडेट कर रहा है या नहीं। अगर ये ग्रीन कर दे तो इसका मतलब हमने सारी इंफॉर्मेशन कौन सी लिखी है, सही लिखी है। और ये देखिए हमने किस टैक्स पीरियड के रिटर्न फाइल कर रहे थे? अप्रैल 2024 के। अगर मैं इसको आके यहाँ से चेंज कर देता हूँ और जाके अब मैं इसे वैलिडेट करता हूँ, तो ये इसको वैलिडेट नहीं करता। सर ये सेलर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है ना, ये चेंज करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगा। कौन सा वाला? वैलिडेट के ऊपर जो नंबर है ये चेंज करेंगे तो वैलिडेट वाला बटन खुल जाएगा। यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ। नहीं, वैलिडेट वाला बटन तो होता है वो ऑरेंज हुआ हुआ होता है ना, जब ये वैलिडेट करते हैं तब ये ग्रीन हो जाता है ना। अब ये देखें, इसने वैलिडेशन डिटेल्स के बारे में बताया कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वैलिड है। अगर ये वैलिड ना होती तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का इंडिकेट हो रहा होता कि आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है, कोई ना कोई चीज़ आपकी पेंडिंग है। और वो चीज़ पेंडिंग जो होती है वो आपको ऊपर वो बता देता है कि आप, ये चीज़ आपकी मिसिंग है, कोई चीज़ आपने गलत एंटर करी हुई है। यहाँ पे एक क्या था,
जो हम इसकी इनवाइस की ना अमाउंट चेंज करके देखते हैं। तो अगर ये आपको ग्रीन कर देगा ना, इसका मतलब कि आपकी सारी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन वैलिड है। और अगर जो इनवैलिड नहीं होगी, वो फिर आपको रेड कर देगा कि आपकी ये फिगर जो है ना सही पंच नहीं हुई, आप इसको दोबारा वैलिडेट करें। तो आपने इस फाइल को वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन में ना इस तरह एक्सेल में बुनियाद बना के रख लेनी है अपने पास। और फिर क्या करना है इसको, जिस टाइम पीरियड की होगी उसकी उस टाइम पीरियड का टैक्स पीरियड का नाम दे के उसे रख लेना है अपने पास सेव करके, और फिर हमने वापस चले जाना है किसके ऊपर, अपने एनेक्जर सी के ऊपर, सेल्स लेजर्स के ऊपर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ पे आपको हो रहा होगा चूज फाइल का, कि जहाँ पे आपने वो फाइल चूज करी होगी, वो रखी हुई होगी, वहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना, इंपोर्ट कर लेना है। मिसमैच हो रहा है ना सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो देखिए ये इसको इंपोर्ट कर रहा है, जहाँ चीजें आपने नहीं फिट इन करी होगी ये दोबारा उसको वैलिडेट कर रहा है, वेट कर रहा है दोबारा कि आपने वहां पे कोई चीज इंफॉर्मेशन नहीं, तो फिर आपने वापस क्या करना है, उस एक्सेल शीट में जाना है और वहां पे सेल टैक्स के रजिस्ट्रेशन नंबर सही रखना है। 56021204591। 1560212045291। तो आपने इसे सेव कर लेना है और फिर जाके दोबारा इस पोर्टल पे चले जाना है और कर लेना है चूज फाइल, यहाँ इसको ओपन, अब इसमें इंपोर्ट करें। सेल टैक्स सेलर नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स, प्लीज प्रोवाइड द वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर। 1560212045291, ये नंबर तो ठीक है इसका। फिर दोबारा फाइल चूज करेंगे। अब ये देखें डाटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड। तो इस तरह की छोटी छोटी एरर्स आपको फेस करना पड़ सकती हैं। तो ये डाटा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया, तो फिर आपने दोबारा क्या करना है, इसको एक मरतबा फिर वैलिडेट कर देना है, ताकि वो देख ले कि वो डाटा जो हमने वहाँ पे चीज़ें एंटर करी थी वो ठीक थी या नहीं। ये देखें वो चीज़ें हमने जो डुप्लीकेट इनवाइस एग्जिस्ट कर रही है जैसे वो कह रहा है, वो हमने कहाँ से इनवाइस की एंटर करी थी, ये वाली इनवाइस एक्सेल शीट के थ्रू। तो एक्सेल शीट की फाइल आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसको फिल इन करके यहाँ पे चूज करके अपलोड कर लेंगे। ठीक है। और जो डुप्लीकेट इनवाइस एग्जिस्ट कर रही होगी, किसके साथ एग्जिस्ट कर रही है डुप्लीकेट इनवाइस नंबर, ये देखें इसके साथ। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे या इसको एडमिट कर देंगे।
सही है। हम इसका इनवॉइस नंबर यहाँ से एडिट कर लेते हैं। सॉरी, हम उसको ही इधर एक्सेल शीट। वापस आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए यूज वाली इनवॉइस उसने दोबारा अपलोड कर ली। तो ये डाटा इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। क्या, कहाँ पे? एनेक्जर सी में। जितना भी डाटा हम ये कहाँ फिल कर रहे हैं, किस में फिल कर रहे हैं? ये देखें, ये अब जो डुप्लीकेट थी हम उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये सक्सेसफुली डिलीट हो गई। अब ये देखें, ये डाटा हमने कहाँ किए है? ये हमारे सेल टैक्स के इनवॉइस में डाटा क्या हो गया? डाटा पुट इन हो गया। अब सेल सेल लेजर से डाटा कहाँ जाएगा? एनेक्जर्स में से। कहाँ पे जाएगा? एनेक्जर्स में से। एनेक्जर्स कहाँ आते हैं? सेल टैक्स रिटर्न्स में। सेल टैक्स रिटर्न्स में। अब ये डाटा, अब हम एनेक्जर सी पे क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? ये टैब नजर आ रही है, लोड सेल्स इनवॉइसेस, नजर आ रहा है? ये देखें, वो डाटा उसने क्या किया, सेल्स इनवॉइसेस लोडेड सक्सेसफुली। ये लोडेड कहाँ से हुई हैं? सेल्स लेजर से, जो कि कहाँ है? इनवॉइस मैनेजमेंट वाले टैब में। जो हमने यहाँ पे चीजें पुट इन करी थी वो यहाँ पे मैं क्या हो रही हैं, व्यू हो रही हैं। ओके है? जी सर। जी, हमने नेक्स्ट सी क्या कर दिया, फेच कर लिया अपने सेल्स लेजर से, ऑफ द इनवॉइस मैनेजमेंट से, कि सेल्स लेजर में से हमने नेक्स्ट सी क्या कर लिया, डाटा में से सिलेक्ट कर लिया। और सब सबने क्या करना है ये डाटा में, ये देखें, ये हमने अपना नेक्स्ट सी फिल कर दिया। और अब इसको क्या करेंगे, सबमिट कर लेंगे। अभी मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा। और जब सबमिट कर लेंगे तो ये किसके साथ लिंक हो जाएगा? सेल टैक्स डेबिट में से। और जितनी हमने यहाँ पे जो टोटल सप्लाईज करी होंगी वो कहाँ पे आ जाएंगी, इस टैब में शो होना शुरू हो जाएंगी, ग्रॉस वाली में। और जो हमारी गुड्स है नेक्स्ट सी में से, ये देखिए सारा नेक्स्ट सी कहाँ से आएगा, ये टैब फील्ड्स कहाँ से फिल इन होगी, नेक्स्ट सी से। और नेक्स्ट सी कहाँ से आएगा, ये देखें, ये नेक्स्ट सी। और इसमें डाटा कहाँ से फिल होगा, सेल्स टैक्स में से। ये देखें यहाँ से। सही है? ओके।
अच्छा, अब सेल टैक्स में हमने देखें ना, हम लोकली सप्लाई करते हैं आउटपुट टैक्स के लिए, जहाँ हम क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट्स क्या होती है हमारी, जीरो रेटेड होती है। और अगर हमने एक्सपोर्ट्स करी हुई तो उसका डाटा क्या है, एनेक्जर डी। एनेक्जर डी जो होता है ये कस्टम्स के साथ लिंक होता है, कस्टम्स वाले महकमा होता है ना, उनके साथ लिंक करता है। इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, लोड जीडीज। अगर हमने एक्सपोर्ट्स करी होंगी तो हमारे जीडीज में वो इन्फॉर्मेशन फिल इन हुई हुई होगी, और हम वहां से सिर्फ इसको लोड कर लेंगे। इसमें हमने हमारे पास कोई ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं होती एक्सपोर्ट्स के लिए, जब हम अपना आउटपुट टैक्स वाला टैब फिल कर रहे होते हैं। ओके, ये देखें, जीडी इज लोडेड सक्सेसफुली। अभी हमारे पास कोई भी हमने एक्सपोर्ट इसकी नहीं करी हुई, तो सारी की सारी क्या है, इसकी लोकल सेल्स ही हैं, जो कि हमने अप्रैल वाले में इस तरह इसमें फिल इन कर रहे होते हैं। और ये यहाँ पे ये देखें नेचर सी में ये चीज आ रही है। फिर हम कहाँ चले जाएंगे, टैबा में, और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, कैलकुलेट। और ये देखें, जैसे ही कैलकुलेट किया, उसने एनेक्जर सी जो हमारा रेलिवेंट था उसने सारा फैच कर लिया वहां से। सही है। अब इसकी ना वन बाय वन टैब्स देखें। अब ये देखें, एक्सपोर्ट्स वाली हमने क्या था, जीरो रेटेड सप्लाईज होंगी, ये नेक्स्ट डी से आ जाएंगी हमारी। और अगर हमने रिड्यूस रेट चार्ज किए होंगे तो वो हमारे यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगे 10A में। रिड्यूस रेट किन पे आते हैं, किस शेड्यूल में लिखा हुआ है, 8 शेड्यूल में, और उसके टेबल 1 में सीरियल्स में। और फिर हमने देखा था अगर फिक्स टैक्स होगा तो वो किसमें होगा, सप्लाई ऑफ ब्रिक्स। इसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, ब्रिक्स के ऊपर, भट्ठे वालों के ऊपर, हमने पढ़ा था एनर्जी 10 में, याद है। 3 एरियाज उन्होंने डिवाइड किए थे, 7,500, 10,000 और कितना था, 12,500। याद आ रही हैं चीजें। और वो हमने यहाँ पे कैसे एंटर करना है, खुद से एंटर करना है, मैनेजर सी से नहीं आएगा वो। ये देखें, इसमें प्लस का बटन आ रहा होगा, ये देखें, नंबर ऑफ क्लिक्स, और इसमें कितना रिक्स हमने चार्ज किया। 10,000, 10,000 वाले में फॉल करते हैं, 12,500 वाले में फॉल करते हैं, या 7,500 वाले में। फिर हम इसको यहाँ से क्लैड कर दें, ये ऐड का बटन यहाँ से आ रहा होगा। और ये आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह टोटल होकर किस सीरियल नंबर में आ जाएगा, कि हमारा टोटल आउटपुट टैक्स कितना बनता है। ये चीजें ओके हैं, इनकी हद तक तो नहीं कोई क्वेश्चन। अभी ये 16 नंबर जो है ना, ये 16 नंबर सेल टैक्स विद हेल्ड, इस पे भी हम बात करेंगे, और ये जो 22 नंबर है टैक्स, इस पे भी हम बात करेंगे। तो ये हमारी किस साइड की चीजें थी, आउटपुट टैक्स वाली चीजें, वो चीजें हम यहाँ से फैच कर लेंगे। अब हम आते हैं सेल टैक्स क्रेडिट वाली साइड पे। सेल टैक्स क्रेडिट में क्या है, एनएचआर जो हमारी लोकल परचेजेस होंगी, लोकल परचेजेस को हम कब क्लेम कर पाएंगे, जब हमारे सप्लायर ने अपना एनएचआर सी फिल इन कर दिया होगा। कब हम एनएचआर में परचेजेस कब अपलोड कर पाएंगे, जब हमारे जब हम सप्लायर ने अपना एनेक्जर सी फिल इन कर दिया होगा। तो हमारा एनेक्जर ए जो है, उसके एनेक्जर हमारे सप्लायर के एनेक्जर सी के साथ क्या होगा, लिंक होगा। इसी तरह हमारा एनेक्जर सी जो है हमारे कस्टमर के एनेक्जर ए के साथ लिंक होगा। चेन कंप्लीट हो रही है जेन में। जी सर बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो ये जब चीजें होंगी तब जाके हम पहले एनेक्जर सी फिल इन करना है, उसके बाद हमें 15 दिन 5 दिन का हमारे पास टाइम होता है कि हम अपना इनपुट टैक्स
क्लेम कर सकें। और इनपुट टैक्स आपको पता है कि हम पिछले 6 महीनों तक का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते होते हैं अक्रूवल बेसिस पे। किस बेसिस पे? अक्रूवल बेसिस पे। और फिर उसकी हमने कंप्लायंस क्या करनी होती है 73 की, 180 डेज के अंदर अंदर हमने उसकी पेमेंट करनी होती है और बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी होती है। ठीक है, अब ये देखें, इसमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है लोड करने के लिए, क्लेम इनवॉइसेस, क्लेम इन एफबीआर, यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे जाके उसे क्लेम कर लेंगे। जब उसे क्लेम कर लेंगे तो यहाँ पे उसे क्लिक कर देंगे। सही है, तो ये हमारे पास पिछले पीरियड का जितना भी इनपुट टैक्स क्लेम हो रहा होगा वो सारे का सारा हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लेम करने के लिए जब उसने अपना एनेक्जर सी फिल इन कर दिया होगा तो हमने अपने एनेक्जर ए में जाना है, यहाँ पे क्लेम इनवॉइसेस में जाना है, क्लेम इन एफबीआर, तो यहाँ पे सर्च में जाना है, सर्च में जाके यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, क्लेम कर लेना है उनको और यहाँ पे उसको टिक कर देना है। ठीक है, जो सबमिटेड इनवॉइसेस में से हमने क्या करना है, इनपुट टैक्स क्लेम करना है। तो ये हमें कहाँ पे चीजें आ जाएंगी, एनेक्जर ए में। और एनेक्जर ए हमारे किसके साथ लिंक है, सेल टैक्स क्रेडिट के साथ। किसके साथ, सेल टैक्स क्रेडिट के साथ। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट्स हमें अलाउ नहीं होते, इनपुट टैक्स क्रेडिट्स हमें अलाउ नहीं होते। वो कौन से इनपुट टैक्स क्रेडिट्स हैं जो हमें अलाउ नहीं होते? एसआरओ कौन सा था, 490, और सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 8। अब यहाँ पे हम देखें वापस एनेक्जर ए में, यहाँ पे किधर गया, हाँ सही है, ये देखें, अब देखते हैं यहाँ आपके पास क्या आ जाएंगी, क्लेम इनवॉइसेस आ जाएंगी यहाँ पे आके। अच्छा, फिर हमने जो इनवॉइसेस क्लेम की होंगी उनमें से कहीं हम इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं होंगी। हमने जरूरी नहीं रॉ मटेरियल परचेजेस करा हो, हमने क्या की होंगी, कुछ फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल आइटम्स भी परचेज करी होंगी और उनके ऊपर हमने पढ़ा था एसआरओ 490 के ऊपर हमें बताया हुआ है कि उसमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। फिक्स्ड एसेट में सिर्फ 4 एसेट्स थे जिनके ऊपर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे। तो जैसे ही हम फिक्स्ड एसेट्स वाली आइटम्स आएंगी तो उनको हमने अनक्लेम कर देना है, अनटिक कर देना है कि यानी इन पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ही नहीं करा। वो 4 आइटम जिन पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं कैपिटल आइटम्स में से वो कौन सी हैं, एक प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा प्रीफैब बिल्डिंग, तीसरा फोकलिफ्टर, चौथा इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल रजिस्टर्स। याद है, चार के अलावा हम इन चार के अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो ना फिक्स्ड एसेट या कैपिटल आइटम्स के ऊपर। अगर हमने होम अप्लायंसेस लिए हैं, जो ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करा है, या हमने कोई इक्विपमेंट ऑफिस के लिए परचेज करा है, फर्नीचर परचेज करा है, उसके ऊपर हमने सेल टैक्स पे किया है, तो वो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्लेम नहीं कर सकते। याद आ रही हैं चीजें? तो यहाँ पे हम इसको अनटिक कर देंगे तो फिर हमारे पास डाटा में वापस जाएंगे और सेल टैक्स क्रेडिट में ये चीजें हमारे पास जिनका हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लियर कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है फिक्स्ड एसेट में से, वो यहाँ से निकल जाएंगी। यानी ये कैपिटल आइटम्स वो हैं जिनके ऊपर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करा। सही है, और ये देखिए पिछले साल का हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या था, जो कि
कैरी फॉरवर्ड था पिछले सालों का, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। फिर ये क्या था कि 8(1)(a) में कुछ अगर किसी ने CNIC या एनटीएन प्रोवाइड नहीं किया अनरजिस्टर्ड बायर ने, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ था। और यहाँ पे ये देखें 8B के अंदर, ये मुझे आपको वापस लेके जाने दें उधर रिटर्न्स के ऊपर। ये देखें, अगर Tier 1 रिटेलर्स ने अपना सिस्टम FBR के कंप्यूटर सिस्टम के साथ रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए क्या किया हुआ है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और अगर इंटीग्रेट नहीं किया होगा तो क्या हो जाएगा, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, 60% से रिड्यूस हो जाएगा। और ये 60% कैसे पता चलेगा, ये देखें यहाँ पे पता चल रहा होगा इस मैकेनिज्म में 6B में। वो जैसे ही आप इसको अनरजिस्टर्ड होंगे, रिटेलर होंगे, Tier 1 रिटेलर में फॉल कर रहे होंगे, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 60% से रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही आप अपनी सिस्टम को इंटीग्रेट कर लेंगे, और ये उसकी 6C में जाके उसकी रिवर्सल कर देगा। ये किसके साथ लिंक है, Tier 1 वाली बात, जो प्रोविजन मैंने अभी आपको यहां से पढ़ाई, ये वाली चीजें लिंक हो रही हैं। मुश्किल तो नहीं हो रही, बताएं तो सही कुछ। कुछ तो बोले। जी अभी तक ठीक है सर, समझ आ रही है। जो हमने पढ़ा हुआ है उसको सिर्फ रिटर्न के साथ लिंक करना है, रिटर्न में उसके मुताबिक काम कर रहे होंगे। लेकिन ये कि इसके बैक एंड पे जो लॉ काम कर रहा होगा वो इंपॉर्टेंट है। अब ये 6A में जो लॉ वर्क कर रहा है वो कौन सा वर्क कर रहा है, Tier 1 रिटेलर वाला। अच्छा, अब ये देखें, नॉन क्रेडिटेबल इनपुट, नॉन क्रेडिटेबल इनपुट जो कि किससे पर्टेन करता है, इसको एक एंगल से मैं और समझाता हूँ। इसमें सर 2-3 दिन यही मेरा ख्याल है लेक्चर रिपीट कर देंगे तो ये समझ आ जाएगी। नहीं नहीं, ये आज और कल हमने 2 दिन में चीजें खत्म काफी करते फास्ट चल रही हैं, हैं। जी, कुछ चीजें फास्ट चल रही हैं, वो कोरिलेट नहीं हो रही। किसमें नहीं कोरिलेट हो रही बताए। तो यही जो नेक्स्ट ईयर आपने सेल परचेज का वो बनाया है, और चूंकि आप काफी फास्ट कर रहे हैं तो इधर स्क्रीन भी चेंज नहीं होती, जब तक चेंज होती है तो आप नेक्स्ट जा चुके हुए होते हैं। स्क्रीन चेंज नहीं होती मतलब आपने क्या उसके बराबर में कोई और स्क्रीन खोला हुआ है। नहीं, ये मेरे पास तो आप बोल रहे होते हैं तो बस वो आवाज आ रही है, जबकि आपकी जो जो जितनी कमांड्स है ना वो पहले काम कर रही होती हैं और आवाज बाद में आ रही है कुछ इस तरह से। नहीं नहीं, स्क्रीन तो मैं उसके साथ साथ ही शेयर कर रहा होता हूँ। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, ये 7 वाला एरिया। अब ये देखें, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, सपोज करें वो कितने का था, 1 लाख का। अच्छा, इसको हमने क्या किया, प्रोसेस किया, इसके ऊपर लेबर और मैन्युफैक्चर ओवरहेड्स लगाए, और लगा के इसको क्या कर दिया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। और तो इसमें हमारे जो फिनिश गुड्स बने ना, वो कितने थे, 2 तरह के फिनिश गुड्स। एक था ए और एक था फिनिश गुड्स बी। और इस पे हमने क्या किया, इनपुट टैक्स पे किया। और इससे हमें जो फिनिश गुड्स बने वो कौन से बने, फिनिश गुड्स ए और फिनिश गुड्स बी प्रोसेसिंग होने के बाद। अब फिनिश गुड्स ए जो है वो क्या है, टैक्सेबल। और जबकि फिनिश गुड्स बी जो हैं वो क्या है, एग्जेम्प्ट।
अब इनकी सेल्स कितनी है? एक लाख 20 हजार और इनकी सेल कितनी है? 30 हजार। सही है। अब लॉ कहता है कि ये जो आपके गुड्स हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, इनके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया हमने वो तो इन दोनों से पर्टेन करता है। वो तो फिनिश गुड्स ए और बी से दोनों से पर्टेन करता है। तो लॉ कहता है कि फिर आप क्या करें, इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या कर दें, अपोर्शन कर दें ए और बी में। किस रेशो में? उनकी सेल्स की रेशो में। यानी ये देखें, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। फिर क्या करें, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय इनपुट टैक्स। तो ये जो आपको 80,000 है ये अलाउड हो जाएगा और ये जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। और ये जो डिसअलाउड है ना, ये आपने क्या करना है, यहाँ से उठाना है और रिटर्न्स में जाके ये वाली टैब जो है यहाँ पे जाके पुट कर देना है इस तरह। समझे बात को? सर इस बात की समझ नहीं है। ये देखें, ऐसा इस सूरत में होगा कि जब हमारा एक रॉ मटेरियल है जो कि हमारे उस पर हमने क्या किया, इनपुट टैक्स पे किया है। क्या किया है? इनपुट टैक्स क्या किया है? पे ठीक है। किया है। और उससे हमारे जो आउट फिनिश गुड्स बने हैं वो दो तरह के बने हैं, उनमें से एक टैक्सेबल है और एक एग्जेम्प्ट है। यहाँ तक ठीक है। ओके? जी बिल्कुल। ओके। अब आपको पता है कि अगर हमारे गुड्स एग्जेम्प्ट हों तो उनके ऊपर हमें इनपुट टैक्स भी अलाउड नहीं होता। सेक्शन 8 कहता है हमें कि आपको एग्जेम्प्ट गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। और ये बात हमने तभी पढ़ी थी जब हमने जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट का डिफरेंस पढ़ा था कि एग्जेम्प्ट गुड्स में हमें जीरो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होता। याद आ रही है बात? जी सर। अच्छा। अब हमने जो पढ़ा है ना वो कहता है कि ये जो फिनिश गुड भी है इस पे जो ये तो एग्जाम्प्ट है, इसके तो ऊपर तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना। लिहाजा हमने क्या करना है, इस इनपुट को, इस 10,000 को क्या करना है, अपोर्शन करना है। किसमें? टैक्सेबल में और एग्जाम्प्ट में। वो किस रेशियो में प्रोपोर्शन करना है? प्रोपोर्शनेट करना है उनकी सेल्स वैल्यू के ऊपर कि कितनी सप्लाईज हमने टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है और कितनी हम सप्लाईज इसमें से एग्जाम्प्ट पे बनी है। यहाँ तक ओके? और ये हमने अज्यूम किया कि हमारे जो फिनिश गुड्स ए था वो कितने में बिका, 1,20,000 में बिका। और हमारा जो फिनिश गुड बी था जो कितने में बिका, 30,000 में बिका, जो कि उसकी सप्लाईज क्या थी, एग्जाम्प्ट थी। फिर हमने क्या करना है, इस इनपुट टैक्स को क्या किया, अपोर्शन किया। क्या किया? पोर्शन किया। इसको ऑफ कॉमन इनपुट टैक्स को। किस रेशो में? उनकी सेल्स की रेशो में। ये देखें, 120 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख कितना आ गया, 80,000। ये देखें, 120 डिवाइडेड बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। तो हमारे पास कितना इनपुट टैक्स आ गया कॉमन में से, 80,000, जो कि हमें टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और 20,000 जो हमारा बाकी बच गया वो एग्जाम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट हमें डिसअलाउ हो जाएगा। और जो हमें डिसअलाउ हो जाएगा, जो हमें यहाँ से ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि जो हमें नॉट क्रेडिटेबल, कि जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना है उनके ऊपर, वो हमने कहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आके लिख देना है, जिसका हमें क्रेडिट नहीं मिलना। ओके? जी बिल्कुल। अब बात क्लियर समझ हो आई? गई सर, थैंक यू। जी बिल्कुल समझ आ गई सर, थैंक यू। सही है। तो ये इसके तरह इसके साथ 7A के साथ लिंक कर रहा होता है। अच्छा, अब ये देखें,
7A, 7B एंड 7C, इसको बड़े ध्यान से देखना है। आपको इनपुट टैक्स जो होता है, आप जब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो लॉ क्या करता है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करता है, प्रोविजनली अलाउ कर देता है। क्या कैसे कर देता है, प्रोविजनली अलाउ कर देता है। लेकिन क्या करता है, इस शर्त पे कि आपका जो सप्लायर है जिसको आपने इनपुट टैक्स पे किया, वो गवर्नमेंट को इनपुट टैक्स पे करे। क्या करे, आपका सप्लायर को जिसने आपने जिसको इनपुट टैक्स पे किया है, वो भी क्या करे, वो गवर्नमेंट को इनपुट टैक्स पे करे। आपको उसका क्रेडिट प्रोविजनली अलाउ कर देता है। और ये देखिए यहाँ पे ये फ्रेज लिखी भी हुई है, आपने इसको पढ़ना भी है 7A वाली क्लास में ना। वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट देता है कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको अलाउ किए हैं सिस्टम ने, वो प्रोविजनली आपको अलाउ किए हैं कि ताकि आपका जो सप्लायर है, ये देखें यहाँ पे फ्रेज लिखी हुई नजर आ रही है, ये देखें, द सप्लायर। एक्चुअली मेरा जो ना वो पॉइंटर है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी सी ना इसमें दिक्कत आ रही है एक्सप्लेन करने में। ये देखें, हैज फेल्ड टू देयर रिटर्न हैज बाय 10th ऑफ देयर नेक्स्ट सप्लाईज, कि वो अब तक अपना क्या करे, इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा कराए जो उसने अपने कस्टमर से लिया है। फिर उसका कस्टमर क्या करेगा, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम कर लेगा। अभी वो आपको किस लिए अलाउ कर देता है, प्रोविजनली आपको अलाउ कर देता है। और इसकी आप ये ना यहाँ से रिपोर्ट बना के पीडीएफ में भी देख लेते हैं कि हमने किस किस ने हमें किस किस का टैक्स क्रेडिट हमने क्लेम किया और उसने अभी तक जमा नहीं कराया। अच्छा, आप क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, इसको अब यहाँ से करते हैं क्लोज। अच्छा, ये देखें 7A में जाएंगे, वो कहेगा ये जो है ना, इनको हमने आपको अलाउ कर दिया है, इनकी आप रिपोर्ट ले लें। और ये देखें, अगर उन पीरियड में से आउटपुट प्रीवियस पीरियड में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो है ना अलाउ किया है, वो किस में फॉल हो जाएगा, अगर वो जमा नहीं कराता तो क्या हो जाएगा, 7B में जाके आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हो जाएगा। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ से उसकी रिपोर्ट लेनी है और उस बंदे को कहना है भाईजान जल्दी से हमारा जो है ना सेल टैक्स जो हमने आपने हमसे ले लिया उसको जमा कराएं, एफबीआर को जमा कराएं, मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हो रहा है, मुझे इनपुट टैक्स क्लेम किया हुआ डिसअलाउ हो रहा है, लिहाजा जो मैंने आपको सेल टैक्स पे किया, लिहाजा आप मुझे आप एफबीआर को जमा कराएं ताकि मेरी टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो सके। सही है, ये आपको यहाँ से पीडीएफ में इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। अच्छा, और जैसे ही वो जमा कराएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सॉरी, अच्छा, 1 महीने का अगर उसने जमा नहीं कराया तो वो अक्यूमुलेट होता रहेगा किसमें, 7C में। 7C में वो क्या होके अक्यूमुलेट होता रहेगा और आपको क्या करता रहेगा, 7C में अक्यूमुलेट होता रहेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही वो पे करेगा तो आपको 7B में अलाउ हो जाएगा। जैसे ही आपका सप्लायर इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट को एफबीआर को पे करेगा, आपको वो ऑटोमेटिकली 7B में अलाउ हो जाएगा। पहले वो प्रोविजनली अलाउ हुआ था, फिर उसने सेल टैक्स जमा नहीं कराया तो वो आपको क्या हो गया, डिसअलाउ हो गया और उसका बैलेंस 7C वाले टैब में एक्यूमुलेट होता रहता है। और जैसे ही वो पे कर देता है तो वो 7B में जाके अलाउ हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आपका आउटपुट टैक्स जो होता है वो इस तरह अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। ये जो थी ना 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस हवाले से। तो आपने ये देखिए राइट साइड पे आपको एक रिपोर्ट जनरेट करने की फैसिलिटी भी देता है। तो आप यहाँ से अपनी उस पीरियड टाइम पीरियड की रिपोर्ट जनरेट करके अपने सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करें कि जनाब ये जो हमारे लिस्ट ऑफ सप्लायर है हमारी, इसमें से ये जो सप्लायर ने हमारा इनपुट टैक्स जमा नहीं कराया जिसकी वजह से हमारी टैक्स लाइबिलिटी जो है ना क्रिएट हो रही है। तो आप उनके साथ फिर बाद उनके पीछे पड़ जाते हैं कि भाईजान जल्दी से करें, हमारा जो है ना जो हमने आपको इनपुट टैक्स पे किया हो उसको गवर्नमेंट को जमा कराएं, एफबीआर को जमा कराएं ताकि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। यहाँ तक ओके।
इनमें सब किसी टाइप की जो आपको समझ ना आ रही हो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले में, क्योंकि ये सारे हम चीजें पढ़ के आ चुके हुए हैं। और इसके लिए जो हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कब करते हैं, जब हमारा जो है ना सप्लायर, उसने अपना एनेक्जर सी फिल नहीं किया हो। मुझे भी एनेक्जर दिखा ए को हम खुद को ही फिल नहीं करते, सिर्फ हमसे फिलिंग क्या करते हैं, एनेक्जर सी की फिलिंग करते हैं, वो भी आउटपुट टैक्स से रिलेटेड। और वो भी कहाँ पे फिल करते हैं, सेल्स लेजर में, जो कि हमें कहाँ शो होता है, इनवॉइस मैनेजमेंट वाले टैब में। ओके। जी सर, एक सवाल है। जी जी पूछें। सर, हमने परचेजेस करी किसी से और वो डिक्लेयर नहीं करता अपने पास, तो हम उसका इनपुट नहीं ले सकते जब तक वो डिक्लेयर नहीं करे, या हम खुद से भी परचेजेस का डेटा नहीं ले डाल सकते, सकते हैं? नहीं ले सकते। यही तो सिस्टम इंटरलिंक्ड है, यही तो सिस्टम्स इंटरलिंक्ड है। अभी ये SRO 350 में सबसे ज्यादा रोला किसी बात पे पड़ा हुआ है, इसी बात पे कि मेरे रिटर्न सबमिट नहीं होते क्योंकि मेरे सप्लायर ने चीजें सबमिट नहीं की, अपने रिटर्न नहीं सबमिट किए। तो वो कहते हैं ये उसके सप्लायर ने आगे उसकी सबमिट नहीं की, और जो मेरा कस्टमर है वो मेरी तरफ हो रहा है कि जी मैंने अपने रिटर्न सबमिट नहीं करे, क्योंकि उसके रिटर्न सबमिट नहीं हो रहे क्योंकि मैंने अपने रिटर्न नहीं सबमिट किए। तो ये चीजें इस तरह क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्या है, अच्छा, इंटरलिंक्ड है। हम अपने आप पास हम अपने पास से परचेजेस डाटा एंटर नहीं कर सकते? नहीं, आप परचेजेस डाटा एंटर करेंगे ही नहीं। आप परचेजेस डाटा कहाँ से उठाएंगे इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए, अपने एनेक्जर ए से। सप्लायर के एनेक्जर सी से। देखिए हमें एनेक्जर ए में डाटा कहीं जो हम नहीं पुट करते, हम सिर्फ वहां से डाटा क्या करते हैं, पिक करते हैं, जो कि उसने अपने एनेक्जर सी में कस्टमर ने आपके डाला सप्लायर होगा। ने वहां पे डिक्लेयर किया होगा। अगर उसने वहां पे डिक्लेयर नहीं किया तो आप उसे एनेक्जर ए में जाके क्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। और और इसमें 6 महीने का टाइम भी होता है, जैसे कि हाँ, जैसे जैसे कि इस हमारे एक सप्लायर ने हमने एक महीने में हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भूल गए, तो वो हमारे अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो फिर हम इस तरह पिछले 6 महीनों तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं खड़ा हूँ ना जून में, तो मैं पिछले 6 महीनों में से कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैं क्लेम करना मिस कर गया हूँ, तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट पिछले 6 महीनों में से वाला वो क्लेम कर सकता हूँ। जी ठीक है। और जैसे हमारा कोई सप्लायर है, उसने जी। नहीं, वो सबमिट नहीं की, वो 6 महीने तक उसको पेमेंट भी चली गई थ्रू बैंकिंग चैनल। नहीं नहीं, हाँ जैसे ये देखें। जनवरी जनवरी में चली गई उसको पेमेंट। और अभी जो जून की जब वो सबमिट करेगा अपनी वो एनेक्सर सी, तो उसमें वो हमारा डाल सकता है। नहीं, अभी देखें, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट करने के लिए 6 महीने अवेलेबल हैं, इनपुट टैक्स ठीक है। क्रेडिट क्लेम करने के लिए 6 महीने, लेकिन जब अपनी सप्लाईज डिक्लेयर करने के लिए हमें 6 महीने बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हमने जिस महीने में सप्लाईज की हैं उसी महीने में जाके उसको आउटपुट टैक्स हमने डिक्लेयर करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक जो चीज़ जो है ना पिछले महीने सप्लाई की और वो हमने एंटर करना भूल गया, तो उसको इस महीने में जाके एंटर कर दो और उसकी इनवाइस डेट पिछली लिखते हैं कि पिछले महीने की ये इनवाइस थी। ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि सप्लायर है हमारा, जी उसने अपनी एनेक्सर सी सबमिट ही नहीं की। वो पिछले 6 महीने से पेमेंट भी थ्रू बैंकिंग चैनल उसको मिल गई और चीज़ें भी हो गई, और जहाँ पर हमारे पास वो स्टॉक भी पड़ा हुआ है अभी। तो हम अभी उसकी 6 महीने गुजर गए, विद इन 6 मंथ्स हम वो उसको कर सकते हैं एनेक्सर सी में अपने। जी, जैसे सर, ही वो इनका अगले, सवाल ये है कि हम 6 महीने तक इनपुट क्लेम ले सकते हैं ना? जी हम अपना इनपुट टैक्स के लिए 6 महीने तक ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताता नहीं है, देखें जी। अगर ये और हम, दूसरा ये है कि जो एनेक्सर सी है, जो उसमें हमारी सेल्स है, तो सेल्स हमने उसी टाइम शो करनी है जिस टाइम हमने जी चीज बिल्कुल उसमें सेल सेल हाँ की बिल्कुल बिल्कुल। सेल की, या जिस टाइम हमारे पास पेमेंट आई। जैसे कई लोगों की नहीं क्रेडिट पे ऐसा चली नहीं है, जाती है वो। ऐसा नहीं करते। जिस पीरियड में जो हमने सेल करी है, जिस पीरियड जी। में हमने सेल करी है, उसी पीरियड में जी। जाके जिस इनवाइस इशू की है उसी टैक्स पीरियड में जाके उसे एनेक्सर सी में डिक्लेयर करना है। जी ठीक है। ये देखें, हमने पढ़ा भी था, वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन, ये नजर आ रहा है आपको, ये हाईलाइटेड जी किया हुआ, where a registered person didn't deduct input tax credit within a relevant tax period, he may claim such input tax in the return for any of the next 6 tax periods.
मिसाल के तौर पे अगर मैं आज जून में खड़ा हूँ तो मैं जून के महीने का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करता, तो मैं अगले 6 महीनों में जाके उसको क्लेम कर सकता हूँ। सही है, ये बात लिखी भी हुई है हमने जो आपके पास नोट्स हैं यहाँ पे। ठीक है सर। ये और इसमें ये एक और बात, ये देखें, ये 7A 7E पे अलग, कि जैसे ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये देखें, ये 7B A और B और C के साथ चीजें पर्टेन कर रही हैं। आपको प्रोविजनली तो वो आपको अलाउ कर देता है, लेकिन आपको जब जैसे ही होगा कि उसके आपके सप्लायर ने गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो आपके सप्लायर ने पैसे नहीं किए हैं, तो आपको उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, डिस अलाउ हो जाएगा। ये 7C वाली बात है, इसके साथ लिंक है। और मैंने जो आपको पढ़ाते हुए बताया भी था कि मैं रिटर्न में इसके 7A 7B और 7C के साथ जाके लिंक करूंगा, जो मैंने भी आपके साथ लिंक करा। और ये देखें कि ये जो व्हीकल है, व्हीकल पार्ट्स हैं, इनके ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, अलाउ नहीं होता। और यही बात SRO 490 में भी लिखी हुई है। और यही बात हमने कहा कि जब हम नेक्स्ट ए में देखेंगे और उसमें जो हमारी ऐसी कैपिटल आइटम्स पे हमें इनपुट टैक्स क्लेम हो रहा होता है, उनको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे कि ये हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट हम इनका क्लेम नहीं कर रहे। ये देखें, यहाँ पे ये जो आएंगे ना, इन इनविजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो हम कहेंगे कि ये हमारे जो कैपिटल आइटम्स है और उनसे गुड्स क्लेम कर देंगे, और हम इन आइटम्स को क्या करेंगे, इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करते। यहाँ पे चीजें लिंक हो रही हैं, मुश्किल तो नहीं हो रही? जी लिंक हो रही है। जी बताएं कि जब हमारे पास एक चीज की क्वांटिटी है से 1000, वो जी, हमने इनपुट में ली, तो आउटपुट में वो 1000 क्वांटिटी यहाँ से जो मैच करता है सिस्टम की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। वो जितनी इनवाइस आपने उधर आपके सप्लायर ने एनेक्जर सी में फिल की होती है, वही आपका एनेक्जर ए जो है ना, वो उसी से लिंक कर रहा होता है, उसी से चीजें पिक कर रहा होता है। उसमें आप खुद से एनेक्जर ए में तो खुद चीजें नहीं पिक कर रहे होते ना, वो तो ऑटोमेटिकली पिक कर एनेक्जर रहा एनेक्जर ए तो हमने फैच कर लिया ना। होता है। जी, एनेक्जर फैच सी कर की लिया। बात कर रहा हूँ कि तो इनको जो डिस्क्रिपेंसी क्या आ जाती है एनेक्जर सी में, अगर हमारे पास वो 1000 की क्वांटिटी ना हो, उसकी 900 हो जाए, या कुछ ऐसे जैसे हम कई ओपन लेकिन मार्केट में किसी ने सेल कर देखिए, दी। जो हमने इनवाइस में वैसे की हुई होगी ना, जो हमने इनवाइस में चीजें इशू करी होंगी ना, उसमें वही चीजें आपने एनेक्जर सी में लिखनी है। अगर बाद में उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है और आप देखते हैं कि यार ये गलती मुझसे एनेक्जर सी में गलत चीज इनपुट हो गई थी, और आपके कस्टमर ने उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कर लिया, क्लेम कर लिया हुआ है, तो फिर आप उसे क्या करेंगे, पहले वो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनक्लेम करेगा, और फिर आप जाके उसको क्या करेंगे, डीलिंग करके उसकी करेक्शन कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे। जी ठीक है। क्वेश्चन ये था कि एनेक्जर ए में परचेज किए मैंने 100 कैलकुलेटर्स, और जी, मैंने एनेक्जर सी में जब सेल अपनी शो की, वहां से तो मैंने फेच कर लिया। यहाँ पर हमारी 90 की सेल्स है जो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को इस तरह होगी, तो क्या वो 100 या 110 आ गए, वो लाजमी उसको कंपाइल करते हैं, सिस्टम कंपाइल करते हैं ओपन मार्केट में भी, जैसे शॉप में काउंटर सेल में चली गई। देखिए, आपने चीजें परचेज करी हैं, आपने 100 चीजें परचेज करी, हो सकता है आपने चीजों 100 में से 10 चीजें बेची हो, बाकी 90 चीजें आपके पास स्टॉक में पड़ी हैं। जी ऐसी बात है। वो तो जी जी, मैं कहना वो चाहता तो जी, वो तो चीजें जो आपने जितनी से एक्चुअली सेल करी है ना, उसके हिसाब से होगा ना, बाकी तो आपके पास स्टॉक हूँ। इन ट्रेड होगा। जी ठीक है। वो उसके लिए आपने, कोई टाइम पीरियड नहीं, वो जब भी सेल हम जरूरी कर नहीं लें। है कि आपने 100 चीजें की हैं तो आपने 100 चीजें ही बेचनी है लाजमी तौर पे उस पीरियड में, ऐसा नहीं ठीक हो गया सर, थैंक यू। है। वो तो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट पे हो सकता है, मार्केट में आपके पास कस्टमर ना मिले, और बाजू का तो होता है कि आपने जितनी परचेज की सारी की सारी पहले एडवांस में बिक जाती है। ये तो मार्केट कंडीशन ऐसे पे डिपेंड ऐसे ही है सर। है। तो ये आपको डाटा में जाके ये इनपुट और आउटपुट के वैट मोड कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना, इनपुट टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स वैट मोड में लगता है, तो वैट मोड हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। और इसमें इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, एनेक्जर्स में से। सही है, इनपुट टैक्स आउटपुट का मैकेनिज्म समझ समझ आ गया।
और इसमें डाटा कैसे फेच इन हो रहा होता है। अच्छा, हमारे पास ये जो दोनों फोल्डर है ना, ये वाले, ये बड़े आसान होते हैं। इंपोर्ट्स वाला भी और एनएक्जेट डी एक्सपोर्ट वाला भी, क्योंकि ये कस्टम्स के साथ लिंक होते हैं। इनमें हमने कोई चीज भी खुद से पुट इन नहीं करनी होती, सिर्फ और चीजें चीजें लोड कर लेनी होती है यहाँ से। काफी है आज के लिए। कल हम विद होल्डिंग वाला देखेंगे, और इनवॉइस मैनेजमेंट में सेल लेजर में फर्दर दो चीजें देखेंगे। वहां पे अभी तक हमने सिर्फ क्या चीजें लोड करना सीखी हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल्स का डाटा एनेक्जर सी को अपलोड करना सीखा है। वहां पे दो चीजें और भी एंटर होती हैं। उनमें से एक विद टैक्स विद हेल्ड होता है, और दूसरा अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस। ये दो चीजें हम कल वहां पे एंटर करना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, एक प्रॉपर्टी है, जी ठीक है, वो 30 लाख की है लाहौर में। जी सर 20 साल हुए इसको खरीदने को। जी सर उस पर अगर हम सेल करें तो कोई टैक्स वगैरह लगेगा? जी, आपके जो ऊपर है ना, 236 सील करेंगे तो सेल टैक्स उसका लगेगा। लेकिन आपका कैपिटल गेन जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आपका 6 पीरियड होल्डिंग पीरियड के हिसाब से जो है ना, वो आपके एग्जेम्पशन में फॉल कर जाएंगे। ठीक हो गया सर। हाँ, लेकिन इसके ऊपर थैंक 236 सी वाला जो है ना, आपको टैक्स पे, एडवांस टैक्स पे करेंगे। और वो जो टैक्स होगा वो आपकी अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट फाइनली एडजस्टेबल हो जाएगा। यू। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? देखिए, चीजें हमने जो ना पीछे पढ़ के आ चुके हुए हैं, सिर्फ उनको इनके साथ ना लिंक करना है। हम माशाल्लाह पीछे जो है ना सेल टैक्स वाली पूरी एफर्ट, पूरी सर ये काइंडली बताइएगा, गेन एडवांस टैक्स कितना पड़ेगा अगर उसके लिहाज से कितने परसेंट पड़ेगा? यार अभी आज के टाइम पे करोगे ना, आज के दिन में, जी अगर हम आज जी उसको सर। सेल आज अगर उसको सेल आउट करें ना, 236 सी के जो है ना, वो जो रेट्स है ना, वो अभी फाइनेंस एक्ट 2025-24 में ना, टैक्स ईयर 2025 के लिए चेंज हो गए हुए हैं। वो मैं एक मिनट अभी आपको दिखा देता हूँ। यस सर। ये अपडेटेड जो है ना, इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ना, वो आ गया हुआ है। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ एक्ट में जाएंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये देखें, अमेंडेड 30 जून 2024 तक। ये देखें, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये 236 सी वाला, ये अभी आपको ना, ये देखें, ये वाले रेट लगेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फाइलर होने की सूरत में है। लेट फाइलर होने की सूरत में और नॉन फाइलर होने की सूरत में ये रेट डबल हो जाएंगे। सही है। अगर आप, जी सर। ये डिपेंड कर रहा है कंसिडरेशन के हिसाब से, कितनी कंसिडरेशन और उसको अकॉर्डिंगली उसका रेट। अगर ये वाले जो रेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फाइलर्स के लिए हैं जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हुए हैं। ठीक है। ये अभी जो फाइनेंस एक्ट आया ना 2024, उसके जरिए ये अमेंडमेंट्स आई हैं। ठीक सर। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? काफी आज के लिए। कुछ तो बताएं। जी सर, काफी है सर, काफी है।
तो इंशाल्लाह जी हम सर, कल जो है काफी ना, है। कल इंशाल्लाह हम क्लास शुरू कर लेंगे। थोड़ी सी ना एक्सटेंशन होगी, थोड़ी सी क्लास तो ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन ये कि कल हमें ना सेल टैक्स वाला पोर्शन जो है ना इंशाल्लाह हम रिटर्न वाला कंक्लूड कर लेंगे। चीजें देखिए हमने पढ़ी हुई हैं, चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ उनको लिंक करना है पोर्टल के साथ। सर बाकी इसमें देखिए, एक इन देखिए जब जब तक आपके ना बैक एंड पे आपका नॉलेज और आपको चीजें पता है ना, देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट होता है बात करने के लिए दूसरे से। ऐसा है शुक्रिया ना? सर। जी सर, अगर एक इनवाइस में जी सर सर। एक एच एस कोड ही होना चाहिए। जी देखिए, अब ये जो है ना एचएस कोड के हिसाब से वो चीजें लिंक कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना कि आपने ये आइटम है ना जो चीजें सेल करी हुई हैं वो आपने चीजें परचेज ही ना करी हुई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो कहते हैं ठीक है। आपने परचेजेस भी उसी एचएस कोड में दिखाएं ताकि आपकी चीजें सिमेट्री में रहें। जी ठीक है, एक मतलब इनवाइस में ऐसे हमारे पास 10 आइटम्स हैं। जी हमारे पास एक इनवाइस है, हमने उसमें 10 आइटम सेल किए हैं, हार्डवेयर की आइटम्स हैं या कुछ इस तरह की, तो एच एस कोड डिफर भी कर सकते हैं। तो वहां पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है एच एस कोड की चलो, एक हाँ इनवाइस हमारे में। पास एक ही ऑप्शन है, लेकिन फिर हमारी इनवाइस में अगर उस एचएस कोड लिखे हुए हैं ना उनके, तो फिर हमारे पास वो जी जो इनवाइस फिजिकली इनवाइस है वो हमारे पास वैलिड एविडेंस होगी। कल को वो हमसे पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हम दिखाते हैं देखें भैया ये जो चीजें थी हमने परचेज करी थी और कल को हमने ये चीजें जो थी ना सेल करेंगी। अब ये देखिए आपके पास 10 आइटम्स आ गए एक इनवाइस में, उसमें आपने इनवाइसेस में तो आपके पास एक ही चीज आ रही होगी ना, एक ही एचएस कोड आ रहा होगा। जब आप इसको सेल जी कर रहे होंगे तो आपको अलग अलग एचएस कोड में सेल कर रहे होंगे, और फिर कल को वो क्वेश्चन करेंगे कि भाईजान ये आपने चीजें सेल आउट कर रहे हैं, ये इनकी परचेजेस कहाँ है, मुझे वो तो दिखा दें। ये फर्क आ जाता है ना। जी सर, हाँ, तो इस फिर हम फ्रीक्वेंसी आ उसको जाएगी। अपने क्लेम को वैलिडेट करने के लिए वो हमारे पास फिजिकल एविडेंस होगी, फिजिकल इनवाइस होगी, वो वैलिड क्लेम होगा कि ये देखें ये हमने चीजें परचेज करी हैं, इनके ऊपर टैक्स पे किया है। पोर्टल जी में ठीक इसको है, इस और जो कि उसमें हमारे पास ऑप्शन एक जैसी। ठीक है, और हमारे पास जो सेल इनवाइस होगी जो हम किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, जी, उसमें डिफरेंट आइटम्स हैं। हमारे पास 10 आइटम ऐसे आइडियली कोई। प्रैक्टिस ये है कि आप उसे अलग अलग एचएस कोड वाली हैं तो उसे अलग अलग इन्वेस्ट करें। ठीक है। काफी है आज के लिए। जी काफी है सर। चलें इंशाल्लाह आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। आप इसको प्लीज सेल टैक्स वाले को ना बिल्कुल रैंडमली भी शेयर कीजिएगा, लेकिन एक बार इन स्लाइड्स को ना गो थ्रू जरूर कीजिएगा कल, ताकि फिर हम अगर कल जो रिटर्न पे बात कर रहे हो तो फिर हमें चीज़ों को ना मैच करना और लिंक करना और आसान होता चला जाए। सही है। ठीक है सर। चलें, सही है, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह।